चलो मुझे मदीना, यस मदीना, लेसन का नाम बोलो। टेल मी द नेम ऑफ द लेसन। आवाज आ रही है मदीना? बोलो कौन बोल रहा है? यस सर। हाँ बोलो लेसन का नाम। सर बोल। सर हम बोलो। बोलो। फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ओके ओके, ऐसा बोलने का ना, देख के बोले आप। चलो ठीक है। देखो लास्ट टाइम एक लॉ बताया था मैंने, जो लॉ का नाम था बायट सैवर्ट लॉ। दो साइंटिस्ट ने मिलके फाइंड किए थे। क्या फाइंड किए थे? देखो एक वायर में से करंट फ्लो रहे, वायर में से जब करंट फ्लो होगा तो उसके सराउंडिंग एरिया में इधर पूरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता, को डिनोट किए थे डीबी, मैग्नेटिक फील्ड बी जनरेट होता। ये मैग्नेटिक फील्ड ये पॉइंट पर कितना है, ऐसा बायट सैवर्ट ने दिया था। पॉइंट पी इज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द वायर, current is I, length element of the wire is dl, angle between this length element and this line is theta. So the magnetic field at this point is given by Biot-Savart law. It is the dB is mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square, right? ये फॉर्मूला लास्ट टाइम देखे थे, जिसमें म्यू 0 इज कॉल्ड परमियाबिलिटी कांस्टेंट, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, राइट? dB is mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square. इसका नाम है इनवर्स स्क्वायर लॉ, बिकॉज सी द डिस्टेंस is square and it is in the denominator. That means if distance increases, dB decreases, inversely proportional to inverse square law बोलते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ को। ये फॉर्मूला याद रखो, ये अपने को आगे यूज करना है। dB is mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square। आगे यहाँ कहाँ यूज करना है? तो सी तबस्सुम शेख, ओके देखो कहाँ यूज करना है फॉर्मूला। करंट इन ए स्ट्रेट लॉन्ग वायर, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यूमेरिकल्स आते हैं नहीं तो एक्सप्रेशन आता है इस पर। देखो ध्यान से, एक वायर है, ये जो दिख रहा है, दिस इज एन वायर, दिस इज a wire having current I, दिस इज infinitely long wire, बहुत ज्यादा लंबा वायर है। तो अब इसमें से जब करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अब इसके नजदीक एक पॉइंट लो, सपोज करो पॉइंट P which is at distance r from the wire. We have to find magnetic field at this point. dB नहीं फाइंड करना अपने को, B फाइंड करना है, मैग्नेटिक फील्ड at this point. देखो मैग्नेटिक फील्ड dB at point P going into the plane of the paper due to current through the wire. dB और B में क्या फर्क है? dB मतलब छोटा सा लेंथ एलिमेंट कंसीडर करेंगे, छोटा सा वायर का हिस्सा कंसीडर करेंगे, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो रहेगा dB। फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एंटायर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर। ओके, सी व्हाट इज रिटन हियर। we want to calculate the magnetic field B at a point P which is at a perpendicular distance r from the wire. P is at distance r from the wire, perpendicular distance. Now see, let us consider a current length element, मतलब infinity small length dl, वायर का छोटा सा लेंथ dl मल्टीप्लाई बाय करंट, उसको बोलते हैं I डॉट dl।
ऐसा एक एलिमेंट सिचुएट करो इधर, इधर at distance small r from point P, situated at distance small r from the point P. Now using Biot-Savart law, the magnetic field dB at point P, dB at point P due to this current length element will be dB is mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square. कहाँ से आया? Biot-Savart law. dB mu 0 upon 4 pi I dl sin theta upon r square. देखो dB mu 0 upon 4 pi I dl को बोलते करंट लेंथ एलिमेंट sin theta upon r square. ओके, अब देखो ये मिला dB, अपने को चाहिए B, तो उसका करना पड़ेगा इंटीग्रेशन। लेकिन उससे पहले इसको दो पार्ट में सॉल्व करते हैं। यहाँ से ये पॉइंट से ऊपर का जो है ये वायर का लेंथ है इन्फिनिटी लॉन्ग, ये ऊपर का हाफ जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे, फिर नीचे का हाफ जो है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे और दोनों का एडिशन करेंगे। लेकिन ये वायर यूनिफॉर्म है, वायर बिल्कुल सेम है पूरी इन्फिनिटी लॉन्ग, तो ऊपर के हाफ का वजह से मैग्नेटिक फील्ड और नीचे के हाफ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। समझ रहा? ऊपर के हाफ की वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो, और नीचे के हाफ की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो सेम रहेगा। इसलिए अपन इसके इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, डबल हो जाएगा वो, इसलिए 2 से। फिर भी नहीं समझाऊंगा तो देखो, we now calculate the magnitude of magnetic field at P by all current elements in upper half of the infinite long wire. Okay, B due to wire in upper half. This we do by integrating from 0 to infinity. इंटीग्रेशन आपको मैथ्स में है, आपको पता है इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट रहते हैं और उसमें अपर लिमिट रहते हैं। तो लोअर लिमिट लेंगे 0, अपर लिमिट लेंगे इंफिनिटी, अपर हाफ। अब let us now calculate the magnitude of magnetic field produced at P by a current length element in the lower half of the wire. वायर के लोअर हाफ में से जो रहेगा वो फाइंड करेंगे, बट सी बाय सिमेट्री दिस मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट फ्रॉम द अपर हाफ। दोनों मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे लोअर हाफ और अपर हाफ में से, इसलिए इसको यहाँ पर लिया हुआ इंटीग्रेशन को 2। समझा? या 2 क्यों आया? ओके, अब देखो dB से B फाइंड करने के लिए यू हैव टू टेक इंटीग्रेशन ऑफ dB। सर बोलो मरीना। सर ये 2 कैसे आया वो नहीं समझा। यहाँ 2 क्यों लिए वही मैं बता रहा हूँ। अपने को इंटीग्रेशन दो पार्ट में लेना है, पहले लेंगे वायर का अपर हाफ, फिर लेंगे वायर का लोअर हाफ। लेकिन अपर हाफ की वजह से जो बी आ रहा वो और लोअर हाफ की वजह से जो बी आ रहा वो दोनों सेम है, इसलिए अपर हाफ प्लस लोअर हाफ लेंगे तो डबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ 2 लिया हुआ। ओके, अब इंटीग्रेशन में लिए 2। देखो डी बी इज 2 इंटीग्रेशन ऑफ डी बी। इंटीग्रेशन की लिमिट यहाँ लिखना पड़ते हैं 0 to infinity। डी बी का वैल्यू डालो ये इधर, देखो 2 वैसा के वैसा, म्यू 0 अपॉन 4 पाई कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन के बाहर लिए, फिर इंटीग्रेशन 0 to infinity। इंटीग्रेशन में क्या बचा? यस, इंटीग्रेशन में बचा I dl sin theta upon r square। देखो ये बचा I dl sin theta upon r square, but see r is under root l square plus r square। देखो यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है, this is an right angle triangle, this is 90 degree। if you use Pythagoras theorem, diagonal square is one side square plus second side square, this were taken L, so r square is L square plus r square। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम
डायगोनल r स्क्वायर इज l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, तो r स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो r इज अंडर रूट l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, राइट। और एक चीज इसमें साइन थीटा है, थीटा क्या रहता, एंगल बिटवीन दिस टू, ये थीटा ये टोटल है 180, ये टोटल है 180 डिग्री, उसको रेडियन में लिखेंगे तो वो रहता पाई रेडियन, क्या रहता पाई रेडियन, 180 मतलब पाई, तो ये थीटा है, तो ये बचा पाई माइनस थीटा, ये थीटा है, ये बचेगा पाई माइनस थीटा, देखो साइन पाई माइनस थीटा। अब और एक चीज, यू नो द एंगल ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, right? Cos theta is adjacent side upon hypotenuse. Tan theta is opposite side upon adjacent side. All this you know from standard 9. So here we have to take sin theta in sin pi plus, sorry, sin pi minus theta means this angle. It is opposite side divided by hypotenuse. Capital R divided by small r. Capital R divided by small r. Okay. Now substitute the value of small r, this one. Small r is under root L square plus R square. So capital R divided by under root L square plus R square. ये वैल्यू समझना है, यहाँ तक थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट है, आगे भी और मैथमेटिकल पार्ट है। देखो अब इसमें I कांस्टेंट रहता, I को भी बाहर ले लो, ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 2 कैंसिल रहेगा, देखो म्यू 0/2 पाई, आई बाहर ले लिए, इधर आई आया, इंटीग्रेशन 0 to इंफिनिटी, ये आई चले गया। अब डीएल वैसा के वैसा लिखो, देखो डीएल, ठीक है। अब दो चीजें, पहला साइन थीटा की जगह आएगा कैपिटल आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, देखो कैपिटल आर डिवाइड, इतना पार्ट आया साइन थीटा की जगह, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आया साइन थीटा की जगह। अब बचा कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल, सॉरी स्मॉल आर स्क्वायर, देखो ये आर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर की जगह है ये एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। अब ये जो है देखो, ये अंडर रूट मतलब रहता रेस टू हाफ, ये आपको पता है, अंडर रूट इज रेस टू हाफ, ये रेस टू हाफ, ये रेस टू यस 1, 1 प्लस हाफ is 3/2, 1 plus half is 3/2, इसलिए L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 3/2। कुछ नहीं समझा तो पूछो। इंटीग्रेशन में क्या आया, 0 to इंफिनिटी सर DL डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर रेस टू 3/2। अब अपने को लेना है इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली आएगा 1/r²। कैसा आएगा वो मैं आपको बताता, बट द इंटीग्रेशन दिस इज 1/r², इसलिए इधर है म्यू 0/2 पाई, कैपिटल आर वैसा के वैसा, आर वैसा के वैसा, इंटीग्रेशन में जो टर्म है उसकी जगह लिखा मैंने यहाँ 1/r², एक r कैंसल, तो क्या बचा म्यू 0 आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला का के बारे में मिला अपने को, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P at a perpendicular distance capital R from the infinitely straight wire। समझ में आया जो अपने को फाइंड करना था। सर सुनो ना,
क्या हो गया, किसको कुछ प्रॉब्लम? बोलो। ओके, सर ये वाला आवाज नहीं आ रही क्लियर बरीना, फिर से बोलो। बोलो फिर से। सर ये 3/2 वाला जो स्टेप है ना, वो वाला नहीं समझा। हाँ, 3/2 वाला नहीं समझा? ये देखो, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर देखो, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू 1 है, ब्रैकेट रेस टू 1। और ये जो है इसको कैसा लिखते हैं? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेस टू स्क्वायर रूट, मतलब रेस टू 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 इधर और ये 1 इधर, दोनों का टोटल 1 प्लस 1/2, एलसीएम आएगा 2, राइट? 2 1 जा 2, यहाँ 1, 2 प्लस 1 3, ये दोनों का टोटल आया 3/2, इसलिए यहाँ मैंने लिखा 3/2। अब इसका इंटीग्रेशन आता 1/r², कैसा आता वो मैं आपको बताने वाला हूँ। पहले याद रखो, ये जो फॉर्मूला मिला b इज इक्वल टू μ0I/2πr, दिस फॉर्मूला इज व्हाट? See, this is capital B is magnetic field at point P, which is at distance r from an infinitely long straight wire. एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा? देखो कैसा क्वेश्चन आएगा। फाइंड, एक मिनट इसको रब कर देता हूँ। एग्जाम में 3 मार्क्स के जो एक्सप्रेशन आते हैं वो ध्यान से देखने का। ये केस में एक्सप्रेशन कैसा आएगा? सी, फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन at point P at distance capital R from an infinitely straight wire carrying current I. In that case, you have to write all these things, then this diagram, then these 2 points, then this expression up to this point. This is magnetic induction at point P due to infinitely long straight current carrying conductor. Then you will get 3 marks. समझ में आया? अब इसमें मैंने क्या बताया आपको, ये इंटीग्रेशन का वैल्यू डायरेक्टली 1/r² आता, ये बताया। अब ये कैसा आता, ये भी अपने को देखना है। सॉल्व करके किताब में अलग से बताया है। जिसका मैथमेटिक्स है, जिसने मैथ छोड़े हुआ नहीं है, उनको अच्छे से समझ में आएगा। जिसने मैथ छोड़ दिए उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा। मैथ में है ये, देखो, टू सॉल्व, yes, to solve I is equal to integration 0 to infinity dl divided by L square plus R square raised to 3/2। इनोवेट नहीं करना है स्क्रीन को। कौन है ये? अभी जिसने करा फौरन नाम आ जाएगा, मैं उसको रिमूव कर दूंगा। ये सॉल्व करना है अपने को, तो ये इजीली सॉल्व नहीं होता, इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, L की जगह R tan थीटा, L की जगह R tan थीटा, तो DL की जगह ये स्मॉल r नहीं कैपिटल R, L से DL कैसा मिला? डेरिवेटिव, ठीक है। tan थीटा का डेरिवेटिव बोलो, sec square थीटा, राइट? डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इज sec square थीटा d थीटा, r वैसा के वैसा। तो जब L की जगह हम लोग R tan थीटा लेंगे तो DL की जगह क्या लेना पड़ेगा? R sec square थीटा d थीटा। नाउ द लिमिट्स ऑफ इंटीग्रल आल्सो चेंज। ये लिमिट 0 टू इंफिनिटी है DL के लिए, वो भी चेंज हो जाएंगे, वो थीटा की लेना पड़ेंगे। पहला लिमिट था 0, tan 0 लेंगे तो आता 0, पहला लिमिट वैसा रहेगा 0। लेकिन दूसरा लिमिट है इंफिनिटी, tan थीटा इज इंफिनिटी। किसका tan इंफिनिटी आता? 90 का, राइट? तो
थीटा इज π/2। ये इंफिनिटी का जो लिमिट था, अपर लिमिट, वो आएगा π/2। इंटीग्रेशन 0 to π/2। dl की जगह मैं लिखूंगा r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। फिर l स्क्वायर की जगह लिखेंगे r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। स्टेप डायरेक्ट लिया हुआ है, देखो यार लिखा हुआ नहीं। l स्क्वायर की जगह आएगा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। r स्क्वायर वैसा ही स्क्वायर, देखो ये बताता मैं, देखो r स्क्वायर रेज टू 3/2, r स्क्वायर रेज टू 3/2 क्या होगा? 2 बोलो, 2 कैंसल है ना, ये 2 कैंसल, r क्यूब हो जाएगा। तो देखो यहाँ r क्यूब बाहर निकाले, फिर अंदर जो बचा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 रेज टू 3/2, वो वैसा के वैसा लिखा है। ठीक है, नाउ सी tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा की जगह लेंगे sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा को प्लस 1 करेंगे तो ऊपर आएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। तो डिवाइड वाला cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा ऊपर। यहाँ बचा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू आपको पता है 1, ये पूरा हो जाएगा 1। ऊपर देखो cos स्क्वायर थीटा रेज टू 3/2, फिर से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा cos थीटा cos क्यूब cos रेज टू 3 थीटा। अब उसमें से अब cos और sec का आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में 1/cos थीटा इज sec थीटा, 1/cos थीटा इज sec थीटा। तो ये इसमें से ये sec स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यह 3 है तो एक cos थीटा बचेगा, वो इधर बढ़ेगा cos theta, this d theta, integration 0 to π/2. Now as you know, integration of cos theta is sin theta. Integration of cos theta is sin theta, limit 0 to π/2. Okay, 1/r² वैसा के वैसा ऊपर से नीचे आया, 1/r² लिखे, sin π/2 रहता 1 माइनस sin 0 रहता 0, यहाँ आएगा 1, आंसर आया 1/r²। इसका इंटीग्रेशन का आंसर आया 1/r², जो यहाँ हम लोग ने रेडीमेड डायरेक्ट ले लिए 1/r²। ठीक है, इंटीग्रेशन 1/r² कैसा आया वो आपको समझ में, ये आपको समझ में नहीं आया होगा तो भी कोई टेंशन मत लो, ये एग्जाम में नहीं आएगा। ये जो बॉक्स में अलग से दिया हुआ है सॉल्व करने को, ये एग्जाम में नहीं पूछते, एग्जाम में नहीं आएगा। सिर्फ कैसे आया वो समझने के लिए दिया हुआ है। एग्जाम में ये आता, मतलब इसका इंटीग्रेशन 1/r² आता, ये आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 1/r², याद करके डायरेक्टली आंसर लिखेंगे तो याद है। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट था, समझ में आया? मैंने आपको पहले दिया हुआ है, याद रखो। जो भी मैं पढ़ा रहा वो सब नया नया पार्ट है। हम जब पढ़ते थे तो ये BSc MSc लेवल में था, अब वो 12th में आ गया तो आपके लिए थोड़ा सा टफ है। इसलिए मैं जैसा ही पढ़ाऊंगा घर पे वापस से 1 घंटा सेल्फ स्टडी करना जरूरी है, सेम डे। अगर 2 दिन 3 दिन के बाद आप देखेंगे लेक्चर या टेक्स्ट बुक खोल के देखेंगे तो आपको सब नया नया दिखेगा, पहली बार देख रहे ऐसा दिखेगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए अभी जितने भी बच्चे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं सब अच्छे से सेल्फ स्टडी करो। और पहले भी बताया था मैंने, अपने अपने नोट्स ड्रॉ करने के आपको क्लास नोटबुक में। जब आप 12th में आए थे नए नए तो मैंने 6, 7, 8 लेसन के रेडीमेड नोट आपको दिया, लेकिन उसके बाद नोट्स नहीं देने वाला है, क्योंकि इसमें आपका फायदा है। आप नोट्स खुद निकालेंगे तो टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, फिर जो जो इम्पोर्टेंट सेंटेंस दिख रहे तो आपको समझ में आएगा, फिर वो सब लिखेंगे, फिर ये डायग्राम खुद से बनाएंगे, फिर ये फॉर्मूला ये खुद से पूरा जब लिखेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। फिर 2 बार पढ़ेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन समझ में आएगा। इस पर कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी एक्सरसाइज में दिए हुए,
और आपके पास एक ऐप है जिसमें पूरा एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है, जिसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, जिसमें डाइजेस्ट भी है, वो आप देख सकते हैं। ओके, गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स, सिंसियर बच्चे देख रहे हैं, जिसको पढ़ने का शौक है, जिसको आगे बढ़ने का है, वही लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। आप सब अच्छे बच्चे हैं, ध्यान से करो, पढ़ाई करो, बेकार टाइम पास मत करो, ठीक है। चलो अब और एक थैंक यू सर। आगे का, ये भी थोड़ा सा घुमाने फिराने वाला पॉइंट है, आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। ओके, ये जितना होगा उतना करेंगे 10 मिनट में, फिर एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। क्या फाइंड करना है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर। अब देखो, ये लेसन में 2 पॉइंट देखे थे अपने हम लोगों ने। पहला बी, मतलब एक वायर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता, ओर्स्टेड ने बताया था। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना रहता, ये बायट सैवर्ट ने दिया। ये अपने को एक पॉइंट देखिए। दूसरा पॉइंट देखिए, एफ, फोर्स, मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखो, एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें एक वायर जा रही है ऐसा, वो वायर में से करंट फ्लो हो रहा, तो ये वायर पर फोर्स एक्ट होता एफ। वो फोर्स भी देखे थे हमने, कितना रहता, ILB, करंट, देन दिस इज लेंथ ऑफ द वायर, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए मैंने मेरा हाथ ऐसा लेके आपको राइट हैंड रूल बताया था, ठीक है। राइट हैंड रूल कैसे बताया था? दिस forefinger giving the direction of current, middle finger giving the direction of magnetic field, then the thumb gives the direction of force, ठीक है ना। याद आ रहा होगा आपको? तो देखो, नहीं आ रहा होगा तो और एक बार दिखाता मैं, कहाँ था ये फॉर्मूला, देखो। देखो ये राइट हैंड रूल, बराबर। फॉर्मूला क्या, कहाँ से मिला था अपने को? ILB, यहाँ देखे किसको, देखो वो है इधर, यस, ILB, F is equal to ILB, I is current, L is length, B is magnetic induction। यहाँ N लिखा हुआ है, वो यूनिट वेक्टर रहता है, वो डायरेक्शन बताता, वो नहीं लिए तो भी चलेगा। तो ये लेसन में 2 चीजें देखे थे, मैग्नेटिक फील्ड और एक फोर्स। अब दोनों को मिक्स करना है, दोनों मिक्स करके फाइंड करना है क्या, ध्यान से देखो। थोड़ा सा ये भी दिमाग की बत्ती जलाओ, यूज करो दिमाग, और देखो 2 वायर है, एक वायर यहाँ लिखा है 1 फर्स्ट वायर, दिस इज वायर सेकेंड, ठीक है। दोनों वायर में से करंट फ्लो रहा है, इसमें से फ्लो हो रहा I1, इसमें से फ्लो हो रहा I2, दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस रखा हुआ है D। अब सिर्फ पहली वायर के बारे में देखो, पहली वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा I1, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ये वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। कितना जनरेट होगा वो इसने दिया, बायर सावर्ट लॉ में। अभी भी जो देखे, V is μ0 I upon 2 pi d, ये फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो ये B is equal to μ0 I upon 2 pi r, r डिस्टेंस था, μ0 I upon 2 pi r, r डिस्टेंस था, यहाँ डिस्टेंस है d, इसलिए μ0 I upon 2 pi d। करंट I1 है, इसलिए यहाँ I1 दिया। समझ में आ रहा? सिर्फ फर्स्ट वायर कंसीडर करो जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B सराउंडिंग दिस वायर। ओके, नाउ सी, ये मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी वायर लाके रख दिए, ये वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड में ये वाली दूसरी वायर लाके रख दिए। ये वायर में से करंट फ्लो हो रहा I2, ये वायर का लेंथ है सपोज L, ये फर्स्ट वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ B, तो दूसरी वायर पहले वायर के नजदीक लाके रख दी।
दूसरी वायर पहले वायर के मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, दूसरी वायर में से करंट फ्लो रहा, तो क्या होगा? Yes, what will happen? A force will act on this wire according to this formula. दूसरी वायर पे ये फॉर्मूले के हिसाब से फोर्स एक्ट होगा, फोर्स एक्सर्ट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो फोर्स कितना रहेगा वो अपने को फाइंड करना है। वैसा ही अभी तक जो मैं बता रहा 5 मिनट, उसका उल्टा भी अपने को देखना है। मतलब शुरू में सिर्फ ये एक वायर कंसिडर करो, दूसरी इसमें से करंट फ्लो रहा, ये वायर के सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, सपोज B2। ये मैग्नेटिक फील्ड में ये पहली वायर अब लाके रख दो, इसमें से करंट फ्लो रहा I1, तो क्या होगा? दिस फर्स्ट वायर इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B2 having current I2. So according to this formula, again force will be exerted on this first wire, force of attraction। मतलब दोनों वायर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। समझ में आ रहा है लॉजिक क्या है? तो जब दो वायर रखे हुए, दोनों का एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही अपने को फॉर्मूला यहाँ फाइंड करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू लॉन्ग पैरेलल वायर। ठीक है, तो ये बड़ा पॉइंट है। ये आज अपना कितना 2-3 मिनट बचे हुए, तो उसमें कवर नहीं होगा, इसलिए नेक्स्ट लेक्चर जब भी रहेगा तब आपको ये डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो अब सुनो, 11 के एडमिशन के बारे में मैंने आपको बताया था। 11 के एडमिशन 5 तारीख से शुरू हो रहे हैं। जो भी आपके सहेलियां, दोस्त, भाई बहन, छोटे रहेंगे, आपसे बड़े नहीं रहेंगे, उनको बोलो एडमिशन लेने के लिए 5 तारीख को लिस्ट लगने वाली है, वो हिसाब से ले लो जिसका एडमिशन नहीं हुए। तो एडमिशन प्रोसेस शुरू होने वाली 5 तारीख सैटरडे से। सब टीचर्स कॉलेज में रहेंगे, इसलिए सैटरडे से 3-4 दिन के लिए आपके लेक्चर्स नहीं होंगे। ठीक है, लेक्चर्स नहीं होंगे, तो जब तक ये सब नोट्स कंप्लीट करो, नोट्स खुद के हाथ से बैठ के निकालो, ज्यादा टाइम पास मत करो। ओके, चलो कुछ क्यूरी होंगी तो पूछ लो जल्दी। सर ये फिगर में डी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? नहीं, डी डिस्टेंस बिटवीन टू वायर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिनोटेड बाय एफ, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। एफ का फॉर्मूला अपने को फाइंड करना है नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और किसने मैसेज भेजा था मुझे इस पर व्हाट्सएप पर कि जो टेस्ट ले रहे टीचर उसके मार्क्स इंटरनल में काउंट होंगे क्या? उसका मैंने कुछ आंसर नहीं दिया, फिर मुझे मैसेज आया सर प्लीज रिप्लाई, आंसर नहीं दिया। कौन था वो? नाम नहीं आ रहा था उस पर, सिर्फ नंबर आ रहा था। तो सुनो, अभी कोरोना की वजह से एग्जाम पैटर्न वगैरह किसको कितने मार्क रहेंगे, क्या काउंट होगा, वो कुछ भी फिक्स नहीं। जब तक कॉलेज शुरू नहीं होता, वो टाइम पर गवर्नमेंट जो डिक्लेयर नहीं करती, तब तक कुछ फिक्स नहीं है। उसके मार्क्स काउंट भी हो सकते, नहीं भी हो सकते। काउंट हो सकते, इसलिए आप वो कंटिन्यू करो, वो लिखते रहो बराबर। जो भी आपको वर्ड दे रहे सब सब्जेक्ट के टीचर, एक तो ट्यूटोरियल लिखने के, ट्यूटोरियल को भी मार्क्स रहेंगे इंटरनल। उसके बाद जो टेस्ट हुए वो भी लिखने के। ट्यूटोरियल टेस्ट आप लिखते नहीं, सही से देते नहीं, इसलिए मैं ट्यूटोरियल ले रहा हूँ। तब कॉलेज शुरू हो जाएंगे जब हम लोग टेस्ट भी लेंगे। ठीक है, और कुछ पूछना होगा तो बोलो। यस सर न्यूज आई थी कि 23 अप्रैल के बाद फाइनल एग्जाम्स रहेंगे। टाइम में न्यूज आई थी, टाइम में सुने आपने? वो कोई मराठी न्यूज़पेपर में। हाँ नहीं, गलत है। आपके बोर्ड के एग्जाम मई महीने में होंगे, मई महीने के बाद। तो आपके पास बहुत टाइम रहेगा, जब कॉलेज शुरू होगा उसके बाद भी 6 महीने रहेंगे, इसलिए उसका टेंशन मत लो, लेकिन पढ़ाई करो। जो जो भी पढ़ाना हो गया उसका हम लोग सिर्फ रिवीजन लेंगे, वापस से पढ़ाना पॉसिबल नहीं रहेगा, इसलिए